12 मई को कर्नाटक के मतदान होने हैं, लेकिन उसके पहले ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी लड़ाई है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठाकर आम आदमी की बुनियादी जरूरत को आज सरकार के सामने रख दिया है। राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए साइकिल चलाई और कहा कि अब देश में बैलगाड़ी यात्रा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 4 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी को अंजाम दिया है। सरकार राजस्व एकत्रित कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आम आदमी की दिक्कतें सामने हैं, लेकिन मोदी सरकार आंख मूंदी खड़ी है। और इस मुद्दे पर मोदी सरकार और केंद्र सरकार को घेरने के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा निशाना साधा है राहुल गांधी ने। कर्नाटक में सियासी जंग कितनी कांटे की हो चुकी है, ये तस्वीरें इस बात का सबूत है। भरी दोपहर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बैलगाड़ी में बैठकर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरें कर्नाटक के कोलार की है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महंगाई की आग को राहुल ने न केवल मुद्दा बनाया, बल्कि सरकार को घेरने के लिए साइकिल भी चलाई और बैलगाड़ी की सवारी भी की। ये राहुल गांधी का अलग अंदाज ही है कि वो सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई हुई है। इन तस्वीरों को देखिए, बैलगाड़ी में सवार होकर राहुल बढ़ती हुई तेल की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल का सवाल ये है कि आखिर सरकार ने पिछले 4 सालों में पेट्रोलियम पदार्थों से जो मुनाफा कमाया, उसका फायदा आम लोगों को क्यों नहीं दिया गया। पहले $140 प्रति बैरल हुआ करते थे, आज इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल है। हिंदुस्तान की सरकार के पास लाखों करोड़ रुपए आया है, आप देश को भी नहीं बताते कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। राहुल के रोड शो के दौरान हजारों की भीड़ मौजूद थी। राहुल पहले बस में सवार थे, लेकिन बाद में वो बस से उतरे और उन्होंने साइकिल की सवारी की। राहुल को साइकिल चलाते देख समर्थक जोश में आ गए। कुछ लोग राहुल के बेहद नजदीक भी पहुंच गए। चुनावी मौसम में अब वक्त क्लाइमैक्स का है। चुनाव प्रचार खत्म होने में चंद घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने हमलों की धार और तेज कर दी है। सेलफोन पे तीन अलग अलग मोड्स होते हैं जी। नहीं, सुनिए जी, सेलफोन पे 3 अलग मोड होते हैं। एक होता है काम का मोड, दूसरा होता है स्पीकर मोड, है ना, और तीसरा कौन सा होता है? एयरप्लेन मोड। मोदी जी एयरप्लेन मोड और स्पीकर मोड चलाते हैं, काम का मोड नहीं चलाते। राहुल का एजेंडा साफ है, वो सीधे आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं। वो किसानों और बेरोजगारों के मुद्दों को हथियार बनाकर हमला कर रहे हैं। मकसद भले ही चुनावी हो, लेकिन महंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के पास भी मानो कोई मुकम्मल जवाब नहीं है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और उस पर सरकार के द्वारा लिए जा रहे राजस्व को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, यह अपने आप में जनता के बीच जाने वाला एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जिस तरह की उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई निकाली जा सकती है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके एक बड़ा सवाल खड़ा किया केंद्र सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक पेट्रोल, एलपीजी, डीजल पर 10 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कमाया है, लेकिन लोगों को कमाई में कोई राहत नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 67% की कमी आई थी 2014 के बाद, लेकिन दिल्ली और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अच्छे दिन का दावा करने वाली सरकार आज खामोश क्यों है? जाहिर सी बात है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर
लगातार आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन कर्नाटक में इसे मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जबरदस्त कोशिश कांग्रेस की रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस का अमला अगर लगातार कोशिश कर रहा है कि कर्नाटक में अपनी सत्ता को बहाल रखा जाए, तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक रखी है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हैं। मतलब साफ है, कोई भी पक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों पक्ष इस लड़ाई को निर्णायक मान रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा, अमित शाह का चुनावी चक्रव्यूह, पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां, योगी समेत कई दिग्गजों ने लगाया पूरा दमखम। कर्नाटक की लड़ाई बीजेपी के लिए मानो आन बान शान का सवाल बन गई। इसलिए बीजेपी ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी। ये तस्वीरें कर्नाटक के देवनगेर की, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ी। चारों तरफ बीजेपी के झंडे और बीच में अमित शाह का काफिला। चंद किलोमीटर के सफर को तय करने में कई घंटों का वक्त लग गया। अमित शाह ने इस रोड शो के जरिए कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। को सामने खड़ा हुआ देख रहा हूं, नरगुंद में विजय के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस की डिपॉजिट जब्त करने के लिए चुनाव लड़ना है। इतना ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक चुनाव के लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रण में वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की हत्या कर्नाटक के अंदर होती है। उन पीड़ित परिवारों को सहानुभूति और सहायता प्रदान करके न्याय प्रदान करने की बजाय उन हत्यारों का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। कैसे चल पाएगी व्यवस्था ऐसे में? बीजेपी के लिए कर्नाटक की लड़ाई उतनी आसान भी नहीं है। ऐसे में अमित शाह जरा भी चूक नहीं करना चाहते। यही वजह है कि बीजेपी का आला कमान कर्नाटक में कई दिनों से मौजूद है। साथ ही पीएम मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों की संख्या को बढ़ा दिया है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चुनाव में वोट के लिए नोट बड़े आवश्यक हैं, और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही चुनाव होते हैं नोट की धरपकड़ बड़ी तेज हो जाती है। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने अब तक जितनी बड़ी संख्या में कैश यानी कि नोट बरामद किए हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। बता रहा है आज कि कर्नाटक में किस तरह से नोट के दम पर वोट को खरीदने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले 5 सालों में अगर माना जाए तो कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, जहां अभी तक सबसे ज्यादा नोट बरामद किए गए हैं, कैश जब्त की गई है। आखिरकार ये कैश कहां और किस लिए इस्तेमाल होना था, आप इसे बखूबी जानते हैं। काले रंग के इस बैग के अंदर भरे गुलाबी रंग के नोट जब पुलिस की पकड़ में आए तो लोग हैरान रह गए। इस बैग के अंदर ऊपर की तरफ कुछ सामान रखा हुआ था और नीचे करेंसी के बंडल छुपा कर रखे गए थे। ड्राइवर की सीट के पीछे रखे इस बैग में रखे नोटों की गिनती हुई तो करीब 2,98,000 रुपए के नोट मिले। हालांकि किसी ने इस बैग पर दावा नहीं किया। पुलिस को यह नकदी गजानन ट्रेवल नाम की एक डबल डेकर बस में मिली है, जो बेंगलुरु से शिमोगा जा रही थी। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली थी कि गजानन ट्रेवल्स नाम की इस बस में काले धन की खेप भेजी जा रही है। पुलिस ने पुख्ता सूचना पर कार्रवाई की और देर रात 1:30 बजे टोल नाके पर बस को पकड़ लिया। बस में मिली नकदी के मामले में पुलिस ने क्याट सैंड्रा थाने में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव में नकदी की बरामदगी हो रही है, उससे चुनाव आयोग की चिंता बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में 14 करोड़ रुपए की नकदी, गहने, शराब वगैरह की जब्ती की गई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में पिछले हफ्ते तक ही 128 करोड़ रुपए की नकदी, गहने, शराब वगैरह की बरामदगी हो चुकी है। नोटबंदी के बाद चुनाव आयोग को भी उम्मीद थी कि चुनाव के दौरान काले धन का इस्तेमाल कम होगा, लेकिन हालात उल्टी तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान पहले 20 दिनों में 34 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, जबकि बाद में 10 दिनों में आंकड़ा 128 करोड़ तक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा 2014 के लोकसभा चुनाव में पकड़े गए 28 करोड़ रुपए से करीब 5 गुना अधिक हो चुका है। ये मुमकिन है कि चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से काले धन की धरपकड़ के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नकदी की बरामदगी हो रही है, उससे चुनाव में गुलाबी नोट के काले खेल का अंदाजा लगाया जा सकता है। यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। 128 करोड़ की नकदी, जेवरात और शराब बरामद किए जा चुके हैं चुनाव आयोग के द्वारा। तो आप खुद ही समझ जाइए कि इस बार कर्नाटक के चुनाव में कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी भूमिका कैश यानी कि पैसे की है। अब आइए जरा आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक में आपराधिक इतिहास वाले कितने उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 645 उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं कर्नाटक में। जी हां, 645 उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 224 में से 83 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 58 के खिलाफ, माफ कीजिएगा, अभी 58 ऐसे बीजेपी के विधायक उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर हत्या के मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के 220 विधायकों में से 59 विधायकों के उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 32 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ साथ 32 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अगर आप जेडीएस की बात करें तो 199 उम्मीदवार जेडीएस ने उतारे हैं, जिनमें 41 पर आपराधिक केस चल रहे हैं, जबकि 29 पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 1090 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें से 108 पर आपराधिक केस हैं और 70 निर्दलीय उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो आप खुद ही समझ जाइए कि क्या हो रहा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है उसमें 883 करोड़पति उम्मीदवार हैं। जी हां, 883 करोड़पति उम्मीदवार हैं जो कि कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में मैदान में हैं, जिनमें से 35% बन जाते हैं सभी उम्मीदवारों की लिस्ट में से, यानी कि 35% उम्मीदवार। और बीजेपी के 223 उम्मीदवारों में से 208 उम्मीदवार करोड़पति हैं। और अगर आप यही आंकड़ा कांग्रेस की तरफ देखें तो 220 में से 207 उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी कि लगभग हर करोड़पति उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। जेडीएस के 199 में से 154 उम्मीदवार करोड़पति हैं और 1090 निर्दलीय में से 199 करोड़पति हैं निर्दलीय। तो कर्नाटक के बाद जरा बात कर लेते हैं हरियाणा में। हरियाणा में किस तरह से नमाज पढ़ने को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। मैदानों में या फिर पार्क के अलावा कहीं सड़कों पर, चौराहों पर नमाज अता करने की एक पुरानी रीति जैसी है और लोग जहां चाहे वहां नमाज अता कर लेते हैं। लेकिन कई संगठनों ने जब से इसका विरोध शुरू किया है, उसके बाद से हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक अलग तरीके का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि हरियाणा में नमाज पढ़ने की परिपाटी को और खास करके सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ने की परिपाटी को जमीन हथियाने की मंशा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो आज सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या लोगों को इसी तरीके से चुपचाप जमीन हथियाने देती है? क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ कुछ हिंदू संगठनों के विरोध से खड़ा हुआ है और अब सरकार भी उन संगठनों के समर्थन में दिखाई दे रही है। आजाद हिंदुस्तान में हजारों मस्जिदों से लेकर ईदगाहों तक जुमे की नमाज अदा की जाती रही है। आबादी अधिक होने और जगह की कमी की वजह से कई बार शुक्रवार के दिन की ये खास इबादत सड़कों, पार्कों और मैदानों में भी देखने को मिलती है। लेकिन अब हरियाणा में सड़क और पार्कों में नमाज को लेकर विरोध के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। पिछले हफ्ते गुरुग्राम में सड़कों और पार्कों में पढ़ी जा रही नमाज को रोकने की कोशिश हुई। विरोध कर रहे लोगों ने नमाज की आड़ में जमीन कब्जे का आरोप लगाते हुए वजीराबाद, अतुल कटारिया चौक, साइबर पार्क, बख्तावर चौक और साउथ सिटी में सड़क पर पढ़ी जा रही नमाज का विरोध किया। इस मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मस्जिदों में नमाज पढ़ने की सलाह दी और फिर आपत्ति जताने वालों को पुलिस में शिकायत की नसीहत भी दी।
नमाज पढ़ने के लिए कोई उनका इस प्रकार का स्थान कम पड़ता तो अपने निजी स्थान के ऊपर निजी स्थान पर पढ़नी चाहिए। ये ऐसे विषय नहीं है कि जो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इसका प्रदर्शन हो, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जब तक ऐतराज़ नहीं होता तब तक कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी विभाग की आपत्ति आती है, किसी व्यक्ति की आपत्ति आती है तो वहाँ उसको सावधानी हमको बरतनी है। ऐसा विषय नहीं कहा है कि किसी प्रकार का कोई किसी के साथ कोई जोरदस्ती का विषय है। किसी को ऐतराज़ भी उस पर अगर करना है तो वो पुलिस को बताएंगे, और पुलिस अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है, सरकार उसको देखेगी। सीएम खट्टर के इन बयानों को लेकर मजहब की सियासत की हलचल मचती। इस बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एक और बयान दे दिया। देखिए, ओकेजनली अगर किसी को पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आज़ादी है, किसी भी तरीके से कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना बहुत गलत है, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि इजराइल और ब्रिटेन की 10 दिन की यात्रा पर जाने से पहले सीएम खट्टर ने यह भरोसा जरूर दिलाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस बखूबी निभाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रदर्शन, पूजा उपासना अपने आप में या फिर नमाज पढ़ना अपने आप में गलत है, क्योंकि आम लोगों को असुविधा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ नमाज अता करने को लेकर यह पूरा का पूरा बखेड़ा क्यों? जब दुर्गा पूजा होती है उस वक्त सड़कों पर तमाम पंडाल लगा दिए जाते हैं, 5-5, 6-6 दिन तक यातायात प्रभावित रहता है, उस समय आवाज क्यों नहीं उठती? मुंबई में अगर आप चले जाइए और समय गणपति महोत्सव के समय पूरे मुंबई में सड़कों पर आप चल नहीं सकते, उस वक्त क्यों नहीं ऐसा सब कुछ होता? तमाम बातें इसलिए उठती हैं क्योंकि अगर नियम और कायदे को सही तरीके से अमली जामा पहनाया जाए और उसे हर किसी पर लगाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे आज नमाज अता करने को लेकर यह मुद्दा उठाया जा रहा है, तो शायद हिंदुस्तान में कोई गलत बात न हो। लेकिन जब आप एक मुद्दे को उठाकर उसे हवा देने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े होते हैं। हर धर्म और मजहब के लोगों के लिए समान अधिकार वाले देश में उत्सवों के रंग अक्सर सार्वजनिक रूप से देखे जाते हैं। हर संप्रदाय के लोग अपने उत्सव की खुशी सार्वजनिक रूप से बांटते आए हैं, लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नमाज के नाम पर जो नसीहत दी है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये खट्टर की कैसी नसीहत है? क्या सिर्फ नमाज के लिए ही जगह तय होनी चाहिए? सार्वजनिक पूजा पंडालों पर क्या कहेंगे खट्टर? क्या धार्मिक जुलूसों आयोजनों पर भी रोक लगाएंगे खट्टर? हालांकि सीएम खट्टर ने बाद में साफ कर दिया कि सरकार सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं लगाने जा रही, लेकिन खट्टर के मंत्री अनिल विज ने धर्म की आड़ में जमीन कब्जे के चलन पर चिंता जताई। दरअसल देश में धर्म के नाम पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला इतना संगीन है कि नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर बनाए गए हर तरह के धार्मिक स्थलों को हटाने के मामले राज्यों के हाईकोर्ट को भेजे थे। इसके बाद कई राज्यों के हाईकोर्ट ने ऐसे अतिक्रमण वाले धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश भी जारी किए। इससे पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर राज्यों से एक्शन प्लान के बारे में पूछा था। सितंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी धर्म के नाम पर सार्वजनिक जगहों, सड़कों और पार्कों पर किसी तरह के अवैध निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों की अदालतों ने अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के पास अभी तक कोई ऐसा पुख्ता आंकड़ा नहीं है जिससे पता चल सके कि राज्य में कितनी सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हरियाणा में शिक्षा के नाम पर क्या बंदरबाट हो रहा है, अब जरा ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, क्योंकि हरियाणा में जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं उसमें किस तरीके से वैमनस्य की स्थिति पैदा की जाती है या फिर विरोधाभास की बात आती है, यह निकल कर आता है इंजीनियरिंग परीक्षा से, जहां एक अजीबोगरीब सवाल रखा गया है। इस सवाल से स्पष्ट तौर से जातिवाद के साथ साथ महिलाओं के साथ भेदभाव की बात स्पष्ट तौर से दिखाई देती है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब सरकारी परीक्षा में सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे जो जाति सूचक होगा, जो लिंग सूचक होगा, तो फिर हमारे देश में इसका विरोध करने का मतलब क्या है? ऐसे कौन से लोग हैं, ये कौन सी सोच है जो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछती है? यही वो सवाल है जिस पर हरियाणा में संग्राम छिड़ा है। गुड़गांव में सड़क पर उतरा ब्राह्मण समाज हरियाणा सरकार और उसके महकमे से यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर परीक्षा पेपर में इतना भद्दा मजाक क्यों किया गया।
अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 10-12 दिनों के अंदर हम इससे भी बड़ा हम कदम उठाने वाले हैं। जल्दी से जल्दी पूरी नहीं की तो पूरा देश का ब्राह्मण सड़कों पे आ जाएगा और इतना तूफान खड़ा कर देगा कि इस सरकार को बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस सवाल पर सवालों का अंबार लगा है वो 10 अप्रैल को HSC ने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा था। यूं तो पेपर में कई अजीबोगरीब सवाल थे, लेकिन सवाल नंबर 75 को देख परीक्षार्थी भी चकरा गए और सरकार भी हिल गई। क्या जो वर्ड्स थे उसको लेके ब्राह्मण समाज में रोष है, तो जो ज्ञापन आज हमें मिला है ये हम आज की आज अभी मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचवा देते हैं और इस पे जो कार्रवाई फिर जो बनेगी सीएम साहब अपने आप कार्रवाई करेंगे इसमें। वहीं आयोग ने इस प्रश्न को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन हुजूर ये तो बताइए कि इंजीनियरिंग एग्जाम में शगुन अपशगुन का कौन सा सिलेबस था और कैसे इस दकियानुसी सोच की इतने बड़े एग्जाम में एंट्री हो गई। इस पर हरियाणा सरकार की दलील भी सुन लीजिए। उसने माफ़ी मांग ली है और उसकी जांच की जा रही है कि पेपर में किसने सेट किया था और किसने इस प्रकार का उसमें क्वेश्चन लिखा था और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यूं तो एग्जाम सूबे के भावी इंजीनियर्स के लिए था, लेकिन सरकार शगुन अपशगुन के फेर में उलझी रही। अब विपक्ष सवाल दाग रहा है कि ये सब सरकार के इशारे पर हुआ। दुख की बात है, ऐसा सवाल विद्यार्थियों से पूछा जा रहा है जो कल के मतलब जिन्होंने लोगों की सेवा करनी है, नौकरी मिलनी है, उनके दिमाग में ऐसी चीज डालना, तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। जिस धरती से बेटी बचाओ मुहिम की नींव पड़ी, वहाँ बेटियों को लेकर समाज के बीच लकीर खींचने की कोशिश हो तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके सरकारी बंगलों को अब खाली करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुका हो वह सरकारी बंगले में रहने के लिए बाध्य नहीं है, उसे सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी इसका फायदा होगा। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सरकारी बंगले से विदाई तय हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पूर्व सीएम को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिन नेताओं को अपना बंगला छोड़ना पड़ेगा उनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला एक एनजीओ की याचिका पर सुनाया जो 2004 में दाखिल की गई थी। माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में कानून बनाया था, इस न्यायालय के पूर्व निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए उस कानून को माननीय न्यायालय ने आज निरस्त कर दिया है, ये कहते हुए कि ये असंवैधानिक है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्थायी तौर पर सरकारी बंगला हासिल करने के हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार के पहले का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट के मुताबिक संवैधानिक पद से हटने के बाद किसी भी ओहदेदार की हैसियत आम आदमी के बराबर हो जाती है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो पब्लिक ऑफिस के होल्डर्स हैं, चाहे कितना भी बड़ा पब्लिक ऑफिस हो, जब एक बार उस पब्लिक ऑफिस को छोड़ देते हैं तो वो हमारे संविधान के अनुसार, जो कि एक जनतंत्र और गणतंत्र है, ना तो ये एक राजशाही है ना ये तानाशाही है, उसमें वो सामान्य नागरिक हो जाते हैं और सामान्य नागरिक की ही सुविधाएं होनी चाहिए। उनको इस तरह की सुविधाएं देना आर्टिकल 14 जो है, जो राइट टू इक्वालिटी है अनुच्छेद हमारे संविधान का, उसके विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले पर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जैसे फैसले की कॉपी आएगी और उसमें जो भी सरकार के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगी माननीय कोर्ट की तरफ से और जो भी कानून है उसके अनुसार सरकार अपना काम करेगी। एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी पद पर रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में रहना है तो सरकारी बंगले का मोह छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल ये आदेश यूपी तक सीमित है, लेकिन हाँ, दूसरे राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले को भी इस फैसले के आधार पर आगे चलकर चुनौती दी जा सकती है।
वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब खबर बिहार की, जहां जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तकरार थोड़ी थोड़ी होती दिखाई दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि जेडीयू मांग कर रही है कि जिस तर्ज पर आंध्र प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, इसी तर्ज पर बिहार ने न जाने कब से विशेष राज्य के दर्जे की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी है। अब तो बीजेपी की सरकार है राज्य में भी और केंद्र में भी। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, यह सौतेरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में जेडीयू की इस छीटाकशी से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई या यूं कहें कि केंद्र सरकार पर कोई असर भी पड़ेगा? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर से कड़वाहट बढ़ रही है? क्या विशेष राज्य के दर्जे को लेकर फिर से मतभेद उभर रहे हैं? ये सवाल इन दिनों बिहार की सियासत में घूम रहे हैं। सवाल विशेष राज्य के दर्जे को लेकर है। जेडीयू ने बीजेपी पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया है। हम लोग अपना दरखास्त लगाए हुए थे तो हमारा तो कुछ माना ही नहीं। तो जब आंध्र प्रदेश को मिल सकता है तो साहब बिहार को बताइए, जब आंध्र प्रदेश को देने के लिए आप कमिटमेंट कर रहे हैं, संविधान में संशोधन ला रहे हैं, अब बिहार को नहीं। इतना ही नहीं, इस बात को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि कर्नाटक में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जेडीयू के तेवर देख आरजेडी को भी हमला बोलने का मौका मिल गया है। सरकार होती तो अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। और ये जो विशेष दर्जे की जो मांग, जो दिखावटी जो जनता दल यूनाइटेड के लोग कर रहे हैं और करवाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए किया जा रहा है। अब तो नीतीश जी को तय करना पड़ेगा। वो आप एनडीए में बहुत उछल कूद के आप गए थे, अब यहाँ पर है कि अगर बिहार को नहीं कुछ मिल रहा है तब क्या मजबूरी है कि आप मोदी जी के साथ बने हुए बाहर आइए। इस बीच बीजेपी के नेता अब भी विशेष राज्य पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कुछ दलों ने स्पेशल स्टेटस की मांग रखी थी, लेकिन जो भी होगा फैसला वो कंसेंसस से होगा, आम सहमति से होगा। यानी कहीं न कहीं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एक बार फिर जेडीयू बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है, क्योंकि मोदी सरकार के पास 1 साल का वक्त बचा है और जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे को हासिल कर अपना पॉलिटिकल लाभ उठाने की फिराक में है। तो ये तय है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार वाली सरकार परेशान है, क्योंकि सरकार के मुखिया और इनके दल को ऐसा लगने लगा है कि अब डबल इंजन का फायदा मिल नहीं रहा, बिहार को रफ्तार मिल नहीं रही, दूसरे राज्य को ज़्यादा तरजीह बीजेपी और एनडीए दे रही। ऐसे में पूछ रहे सवाल कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आजकल भगवान के दर्शन के लिए काफी निकल रही हैं। चुनाव सर पर है और जाहिर सी बात है ऐसा होता ही है। वसुंधरा राजे आज मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान पत्रकार उनके आसपास काफी मंडराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्रकारों को उन्होंने देखकर भी जरा सी भी मौके देने की कोशिश न की, जिसकी वजह से कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ सके। और आइए अब आपको दिखाते हैं टोरंटो का ये हैरान करने वाला वीडियो, जहां एक प्लेन तेज हवा में हिचकोले खाते दिखाई दिया है। टोरंटो के आइसलैंड एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां उतरते वक्त प्लेन के लैंडिंग के वक्त हवा की वजह से प्लेन अचानक हवा में ही जिस तरीके से डोलने और हिलने लगा, ये प्रदर्शित कर रहा है कि कितनी ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी और इस तेज़ झोंके के बावजूद ये प्लेन किस तरीके से और किस मुश्किल के साथ लैंड हो पाया था। दुर्घटना नहीं हुई, वरना सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत आ जाती, क्योंकि एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले ये है प्लेन की तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं। और अब आपको चीन की विस्तारवादी नीति की एक तस्वीर दिखाते हैं। चीन की एयरफोर्स ने एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें चीन के H-6K बमवर्षक ताइवान के ऊपर उड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही चीन की वायुसेना के बमवर्षक ताइवान के ऊपर उड़ रहे थे और चीन ने इस पूरे मिशन का वीडियो बनाकर उसे रिलीज किया है। इस वीडियो में यह पैगाम दिया गया है कि ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है और अपनी मातृभूमि की इस तस्वीर को देखकर चीन के पायलटों के लिए एक बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। जाहिर सी बात है, ताइवान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में चीन इस तरह के प्रोपेगेंडा को और बड़े पैमाने पर सामने प्रस्तुत कर रहा है। एक ऐसी खबर जो आज हम सबों के बीच बढ़ती असहनशीलता को आपके सामने प्रदर्शित कर रही है। एक बर्थडे पार्टी थी
लेकिन ये बर्थडे पार्टी मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि डीजे से एक गाना बजाने के लिए कहा गया। डीजे ने शायद गाना बजाने में देर कर दी। एक युवक ने तेज धार वाली हथियार से डीजे पर हमला कर दिया और इस झगड़े की वजह से गाना बदलना और गाना बजाना और उस पूरे मौके पर जो हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या आज हम इतना भी शांत नहीं रह सकते? दिल्ली के पंजाबी बाग का एक हाई प्रोफाइल पब। रविवार की रात कुछ लड़के यहां अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए थे। तेज आवाज में गाना बज रहा था और डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे। इसी बीच गाना बदलने की फरमाइश पर विजयदीप नाम के युवक की डीजे से बहस शुरू हो गई। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गाना चला रहे डीजे ने एक बड़े चाकू से विजयदीप पर हमला कर दिया। देखते ही देखते विजयदीप जमीन पर पड़ा था। देखो जी, पेट में मारा था, पेट का हर चीज निकली हुई थी। हमें डॉक्टर ने बताया कि भी जब आया तो ही इज डेड। हद तो तब हो गई जब डीजे के साथ पब के बाकी स्टाफ भी मिल गए और लड़कों पर बोतल और कांच के गिलास फेंकने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कोई बाहर ना निकल सके, इसलिए दरवाजे और लिफ्ट भी बंद कर दिए गए। वारदात में विजयदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ग्रुप में शामिल एक लड़की बुरी तरह घायल है। उनके लगी ना तो वो नीचे गिर गए, तो हम उनको खींच के ला रहे थे, तो उधर से जैसे बोतल का हमला हुआ, ग्लास का हमला हुआ, तो एक लेडीज थी हमारे साथ, उनके सिर में लगी, उनके वो भी आईसीयू में एडमिट है। वो भी आईसीयू में एडमिट है। क्लब के लाइटें लूटे बंद कर दी, लिफ्ट बंद कर दी। क्या हमें तीसरे फ्लोर से नीचे जाने के लिए दिक्कत होगी? लोग थे वो जो आपसे झगड़ा कर रहे थे? कितने लोग? 7-8 लोग। पुलिस ने वारदात के बाद फरार आरोपी डीजे को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पब के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो ग्रुप था उनकी ओर से डिमांड की गई कि गाना और चलाइए, तो इस बात पे जो है झगड़ा बढ़ता है, धक्का मुक्की होती है, स्कफल होता है और ये लोग उसी धक्का मुक्की के दौरान जो है किचन तक चले जाते हैं। किचन भी वहीं बहुत पास में है। वहाँ अंदर से जो ये अक्यूज्ड है दीपक, ये एक चाकू उठा लेता है और विजयदीप जो इन ग्रुप के साथ था उसको स्टैब करता है और स्टैब की वजह से जो है उसको हॉस्पिटल तब तक लेके जाते हैं, तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए झगड़े की असल वजह जानना चाहती है। वहीं मृतक के बुजुर्ग पिता को डर सताने लगा है कि कहीं उनके जवान बेटे के मर्डर का मामला दबा ना दिया जाए। करता हूँ कि मामला दबाया ना जाए, इसको उठा के, और मुझे इंसाफ चाहिए, आप लोगों से बेनती है। फिलहाल विजयदीप का परिवार सदमे में है और पुलिस जांच की बात कह रही है। मगर जिस तरह एक हाई प्रोफाइल पब में एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई, उसने एक बार फिर दिल्ली में सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस वारदात के वक्त की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। साथ ही गिरफ्तार किए गए डीजे से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या की इस वारदात में उसके साथ और कौन लोग शामिल थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पटियाला में एक मनचले प्रोफेसर की कॉलेज की लड़कियों ने सरेआम धुनाई कर दी है। इस प्रोफेसर पर आरोप है कि उसने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है और ये देखिए प्रोफेसर के साथ किस तरह से बदसलूकी हुई है। लेकिन लड़कियों ने जो आरोप लगाया है उसके बाद प्रोफेसर साहब की ज़बरदस्त धुनाई हुई है। तमाम लड़कियां उस प्रोफेसर को लेकर बाहर निकलकर दिखाई दे रही हैं। काफ़ी आरोप लगाए गए हैं इस प्रोफेसर के ऊपर कि उस लड़कियों को लगातार तंग क्या करता था, परेशान क्या करता था। इस बाबत एक मामला भी दर्ज किया गया है। प्रोफेसर साहब यहाँ माफ़ करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब तंज करने की बात आती थी और परेशान करने की बात आती थी तब जनाब बड़े अलग अंदाज में दिखाई देते थे। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोई शख्स 1 सेकंड में क्या तरबूज को सिर से फाड़ सकता है? जी हाँ, ये सब आप तमाम तरह की अलग अलग हरकतों में देखते होंगे, लेकिन ये देखिए एक व्यक्ति ने 1 मिनट में 51 तरबूज अपने सर से तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान के कराची में नसीम नाम का ये व्यक्ति अपने सर से तरबूज तोड़ देता है और 1 मिनट में 251 अखरोट अपने हाथ से तोड़ देता है। जाहिर से 281 अखरोट अपने हाथ से तोड़ देता है। जाहिर सी बात है काफ़ी कलाकारी है इसमें भी। बॉलीवुड में शादियों का मौसम है और ऐसे में शादी में अगर पिता अपनी बेटी की शादी में ज़बरदस्त तरीके से नाच ना करे तो फिर क्या फ़ायदा। अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर की शादी हो रही है और इस मौके पर अनिल कपूर का डांस वाकई में देखते बन रहा है।
सज गई सोनम के हाथों में मेहंदी, खुद ही मेहंदी में जमकर नाची दुल्हनिया। बेटी के लिए किया पापा ने डांस। बी टाउन की बिग फैट वेडिंग होने वाली है। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी। इसकी झलक दिखी शादी से पहले मेहंदी के फंक्शन में। पिंक कलर के भारी लहंगे में जहां दुल्हन सोनम बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, वहीं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी सज सवर कर फंक्शन में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं रखी। लाडली बेटी के फंक्शन में अनिल कपूर भी थिरकने से खुद को रोक नहीं सके। उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर चर्चे तो दूल्हा दुल्हन के डांस के भी हैं। बात अगर बाकी के परिवार वालों की करें तो सोनम के भाई हर्षवर्धन कपूर, अर्जुन कपूर के साथ बहन रिया कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर भी मस्ती के मूड में दिखे। आज अनिल कपूर के घर संगीत का फंक्शन है। कल दिन में होगी शादी और रात में रिसेप्शन, यानी शादी का जश्न अभी जारी रहने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।